Continuation video of NCERT Chapter 5 Geography Class 10th एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज तो सभी एक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल, फ्यूल से जनरेट करा जा सकता है, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज ए कन्वेंशनल, जिसका कि उपयोग किया जा रहा है, करते आ रहे हैं हम लोग, और नॉन कन्वेंशनल जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ईटीसी। आज पूरा दुनिया फोकस कर रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर जोर दिया जाए। इसके कारण बहुत सारे हैं, एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ईटीसी, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जल्दी ये बनेंगे भी नहीं। नॉन रीन्यूएबल हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, सबसे पहले कोल की बात कर लेते हैं कि इंडिया में कोल कितने तरह का मिलता है। इससे पिछले वीडियो में जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, इंडिया में जितना भी कोल है, पहला फैक्ट्स ये याद रखने लायक है, जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये सारे राज्य हैं, अराउंड 70% कोयला, और पश्चिम बंगाल ऑफ कोर्स, ये सारी जगहों पर कोयला मिलता है। और दूसरा फैक्ट जो रिमेंबर करने लायक है, 98% अराउंड जो कोल है वो गोंडवाना रेंज में, गोंडवाना रेंज के सैलों में ही मिलता है। इंडिया में झारखंड एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, जिसमें झरिया, बोकारो, फिर उसके बाद रानीगंज पश्चिम बंगाल एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो देश का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे लार्जेस्ट कोयला फील्ड है रानीगंज। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द कोयला जो यूज़ करा जाता है वो बिजली के प्रोडक्शन में करा जाता है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री इंडिया को मिले, और जो अल्टरनेटिव एनर्जी है जहाँ कहीं भी जितना भी और जिस हद तक यूज कर सके हम लोग अल्टरनेटिव एनर्जी, बायोगैस और सोलार एनर्जी पर फोकस करें। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस बनाया है इंडिया के लीडरशिप में, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं मैक्रोन, उनको चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि ये कमिटेड हैं टुवार्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फोकस है हमारा कि 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर और अल्टरनेटिव एनर्जी पर फोकस करा है, इसलिए इनको दिया गया। और इंडिया अब चाहता है कि इनका एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, एक सन हो, एक ग्रिड हो। इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके सोलार पावर का उपयोग करें। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कोयला के बारे में। कोयला इंडिया में रिवर वैली सिस्टम में मिलता है, जैसे हमने बात करा दामोदर रिवर वैली, सोन महानदी, ब्राह्मणी नदी वैली, इंद्रावती, गोदावरी, इन सभी चीज़ों में मिलता है। छत्तीसगढ़ का तातापानी, रामकोला कोयला क्षेत्र, उड़ीसा में है तलचर। कई बार मैच द फॉलोइंग में दिया जाता है, एक तरफ दिया रहेगा झारखंड, उड़ीसा, एक तरफ दिया रहेगा बोकारो, रानीगंज, झरिया, तलचर। अब उसको आपको मैच कराना होगा कोल फील्ड कौन कहाँ पे है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। नवेली तमिलनाडु, तो जो फेमस है उसको जानेंगे, ऐसे पूरे भारत के बारे में जानने से 3 घंटा लगेगा। इंडिया में लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा भंडार तमिलनाडु के मन्नारगुडी में अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा है, और नवेली जो लिग्नाइट के लिए काफ़ी फेमस है। तो बस इतना फैक्ट्स काफ़ी है जानने के लिए। तो ब्रीफ में हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया में प्रमुख प्रकार के कोयले कौन कौन से हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कई बार सजाने के लिए दिया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एंथ्रासाइट जिसमें 80 to 95% कोयला कंटेंट, बिटुमिनस 55 to 65, लिग्नाइट अराउंड 50, कई बार 45 से 55 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। पीट इसमें रहता है 35 to 45, 3-4 बार देखने पर याद हो जाता है। दूसरा हमने बात करा कि जितने भी कोयला निकलता है इन्हीं 4-5 स्टेट्स में है। 98% गोंडवाना रेंज में मिलता है, और जितना भी कोयला निकलता है अराउंड 75 to 77, कभी कभी 80% भी बिजली के प्रोडक्शन में भी आता है। दूसरा बात कर लेते हैं पेट्रोलियम, पेट्राओलियम, ओलियम मतलब तेल, पेट्रा मतलब रॉक, यानी कि चट्टानों का तेल, वह तेल जिसको चट्टानों से निकाला जा सके। इंडिया में ONGC इसका खोज का पता लगाते रहता है, और हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि नए नए जगहों पर ऑयल और नेचुरल गैस का पता लगते रहे। और दुनिया भर के देश आइलैंड को लेकर के जो मारा मारी करते रहते हैं,
द्वीप को लेकर के या समुद्र तट को लेकर के। इसका कारण यही है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको नेचुरल गैस का भंडार मिले, ताकि बिलियंस बचाए जा सकें जो एक्सपोर्ट करा जाता है, और दूसरी चीज़ की डिपेंडेंस हो सके फॉरेन पॉलिसी में, अपने देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में रुपया मजबूत होगा और वगैरह वगैरह। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इंडिया में कहाँ पे मिलता है तेल? असम क्षेत्र में। असम क्षेत्र में डिगबोई है। डिगबोई देश का सबसे इम्पोर्टेंट है। डिगबोई है, नरकटिया, सुरमा नदी रेंज यहाँ पे। गुजरात में भी है खंबात की खाड़ी। मुंबई हाई, मुंबई से अराउंड 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई क्षेत्र में। यहाँ पे 1975 के बाद से ही इसको निकाला जा रहा है, और इंडिया ने तेल निकालने के लिए जापान की मदद से सागर सम्राट नामक एक जहाज़ मंगवाया था। अब खैर इंडिया में बहुत सारे खुद ही जहाज़ अच्छे अच्छे बन गए। फिर कृष्णा गोदावरी रेंज में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे केजी बेसिन में भी मिल सकता है। अनुमान यह भी है कि गंगेटिक वैली रीजन में भी आपको नेचुरल गैस का काफ़ी ज़्यादा भंडार देखा गया है। 1956 में ओएनजीसी की स्थापना की गई थी, ताकि इन सब चीज़ों पता लगाए नए नए क्षेत्रों में कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ वाइड सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडे वर्ल्ड। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि कितना वाइड रेंज है, बट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग चाह रहे हैं कि न्यू डिस्कवरी हो, केवल कोल पर डिपेंडेंट ना रहे। जैसा कि हमने बात करा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर ही फोकस किया जा रहा है, और इसके लिए बनाए जा रहे हैं डैम। इसके अलग पॉजिटिव और निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, निगेटिव इम्पैक्ट हैं। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट के पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट हैं, वो अलग बात है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर विच इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नांगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपली हाइड्रल। ये सब इम्पोर्टेंट है, और इसको लेकर कई एजिटेशन भी चलते हैं, मूवमेंट भी चल रहे हैं, नर्मदा बचाओ, यह वह करो, ताकि फिर क्योंकि बहुत सारे इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करा कि क्या होता है जब कल्चरल लॉस होता है और लोगों को डिस्प्लेस करना होता है, फ्लोरा एंड फौना सबमर्ज हो जाते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैपिंग में आ सकता है कौन कहाँ पे है। आपको दिया जा सकता है कि तलचर, रानीगंज, बोकारो, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि तलचर कहाँ पे, उड़ीसा में। फिर आपको रानीगंज, तो दिमाग लगा करके कि रानीगंज का रीजन वेस्ट बंगाल में है, तो फिर ऊपर कहीं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एकदम लेकर के देखेगा एग्जामिनर कि इतना डिग्री पर रानीगंज है, इतना डिग्री पर नॉर्थ, इतना साउथ, और मैच करे, तब पता चला 3.5 घंटा में एक ही सवाल बना के आए। ये कैगा है। उसी तरह सभी को ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे कोयला है तो कोयला वाला को ही मार्क करेंगे। जितना एक जगह इंपॉर्टेंट है, याद एटलीस्ट होना चाहिए कौन कहाँ पे है। और पोर्ट को भी मैप कर सकते हैं आप, कौन से पोर्ट कहाँ पे मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैपिंग। अगर सीबीएसई एग्ज़ाम की बात करें तो 10 मार्क्स का उसमें आ ही जाता है। बाकी सब टाइडल एनर्जी क्लास 6 क्लास 5 के एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हैं कि टाइडल एनर्जी बना लेंगे या इस तरह की एनर्जी बना लेंगे तो फिर पैसा बच जाएगा, मिलियन बच जाएंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रुक जाएगा, फिर उसके बाद नए नए भंडार हो जाएंगे, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें कोई कंक्रीट एक्शन होना बाकी है। एक कंक्रीट एक्शन लिया गया है इंटरनेशनल सोलार अलायंस में, छोटे छोटे दे रखे हैं इसमें। ये संभावना है, बट संभावना कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि रिसोर्स वाले पहले चैप्टर में हमने बता दिया कि रिसोर्स वो हो जो इकोनॉमिक फिजिबल होना चाहिए। अब विंड एनर्जी हमने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है भाई, इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं है, बट इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अब 2 लाख 3 लाख खर्च करके अब कुछ यूनिट हमने बिजली प्रोड्यूस करा, तो फिर संभव ही नहीं है। इससे अच्छा लोग सोचेंगे ठीक है थोड़ा इन्वायरमेंट का नुकसान ही हो जाए, कोयला ही ठीक है। चलिए, ये वीडियो लास्ट लेक्चर है, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, मैपिंग केवल बचा हुआ है। किसी सेपरेट वीडियो में मैपिंग देख लेंगे, यहाँ पे एक बार देख ही लेते। ये बरौनी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दे दिया होगा। जो डिगबोई से जो तेल का खनन होता है वो बरौनी में आकर के इसको रिफाइन करा जाता है। नरौरा, नरौरा क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। रावत भाटा क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। और
कलपक्कम है, तारापुर है, इसी तरह अमरकंटक, ये क्या है, ये सब थर्मल पावर प्लांट है, सतपुरा, ये सारे इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट रेड वाले तो काफ़ी है ही, काकरापाड़ा, तारापुर, महाराष्ट्र में। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ फिगर टेल more than 1000 words. So thank you very much for watching.